विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम बीए प्रथम सेमेस्टर समाजशास्त्र की द्वितीय इकाई से दो अवधारणाओं के बारे में जानना चाहेंगे, एक समाज और दूसरा संस्कृति। समाज और संस्कृति के बारे में जानने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के इस व्याख्यान में हम क्या समझेंगे। समाज का अर्थ और परिभाषा, समाज के तत्व, समाज की विशेषताएं, संस्कृति का अर्थ और परिभाषा, विशेषताएं, संस्कृति के आयाम, संस्कृति के स्वरूप। विद्यार्थियों, स्कूल की कक्षा से महाविद्यालय में जब आप पाठ्यक्रम पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके सामने एक समस्या होती है। वह समस्या यह है कि स्कूल में जो छोटी छोटी पतली किताबें छोड़कर जब आप कॉलेज की मोटी मोटी पाठ्य पुस्तकों को हाथ में लेते हैं तो आपके सामने एक चुनौती होती है कि बड़े प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाए, किसी अवधारणा को कम समय में कैसे तैयार किया जाए, वगैरह वगैरह। आज के इस व्याख्यान में हम इन समस्याओं के निदान का भी ख्याल रखेंगे। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं समाज और संस्कृति की। सामान्य रूप से आप सामान्य अर्थ में लेते हैं समाज क्या है, तो सभी ये जानते हैं कि जिसमें हम रहते हैं वह हमारा समाज है, लेकिन हम उसमें कैसे रहें यह हमारी संस्कृति है। तो समाज के बारे में आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा होगा कि समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। हमारे जीवन में अनेक आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम सामाजिक संबंध तैयार करते हैं और इन सामाजिक संबंधों के माध्यम से हमारे जीवन में निरंतरता आती है। परिवार में पालन पोषण और जिस तरीके से हम अपने जीवन को जीते हैं वह हमारे प्राथमिक संबंध हैं। इसके अलावा हमारी अनेक आवश्यकताएं होती हैं जिनको कि हम समाज में अन्य संस्थाओं के माध्यम से पूरा करते हैं। समाज कब तैयार होता है या समाज बनने के लिए क्या जरूरी है, इस पर यदि हम विचार करें तो समाजशास्त्री जॉनसन के अनुसार 4 बातें बहुत जरूरी हैं, तब किसी समाज का निर्माण होगा। जैसे निश्चित भूभाग, यानी किसी भी समाज को अपने अस्तित्व में आने के लिए बहुत आवश्यक है कि समाज में व्यक्ति निवास करेंगे तो वो एक निश्चित भूभाग पर हों, उनके बीच पुनरुत्पादन की प्रक्रिया हो, जनन हो, यानी समाज निरंतर बना रहे। इसके साथ उस समाज में रहने वाले लोगों का एक जीवन विधि हो, ढंग हो, किस तरीके से समाज में वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यानी संस्कृति, जिसका कि हम आगे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही समाज का एक और पूर्व आवश्यक तत्व है जॉनसन के अनुसार, वह है आत्मनिर्भरता, यानी जिस समाज में व्यक्ति रहते हैं वहां उनके जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी हो सकें, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। यानी समाज की 4 प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं का उल्लेख जॉनसन ने किया है। सबसे पहले निश्चित भूभाग, दूसरा प्रजनन, तीसरा संस्कृति और चौथा आत्मनिर्भरता। जैसा कि मैंने पूर्व में आपसे कहा कि यह बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को की एक समस्या होती है कि वे कैसे परिभाषा को याद करें और कैसे आगे बड़ा उत्तर तैयार कर सकें। तो आज मैं इसके लिए एक समाधान आपको दूंगी। जैसे उदाहरण के लिए एक परिभाषा मैकाइवर और पेज ने समाज की दी है। आप इसका अवलोकन कर रहे होंगे। समाज रीतियों,
कार्यप्रणालियों, अधिकार और पारस्परिक सहयोग, समूह और उसके विभाग, स्वतंत्रता और नियंत्रण की एक व्यवस्था है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और सदैव परिवर्तित होता रहता है। 3 लाइन की इस परिभाषा में यदि हम ध्यान से समझने का प्रयास करें तो हम समाज के तत्व भली भांति बता सकते हैं। जैसे इसी परिभाषा को तोड़कर मैंने नीचे जो अंकित किए हैं तत्व, इनको आप देख सकते हैं। जैसे परिभाषा में रीतियां, कार्यप्रणालियां, अधिकार, सहयोग, समूह, स्वतंत्रता, नियंत्रण की बात है, वही 7 तत्व नीचे उल्लिखित किए गए हैं। रीतियां पहला तत्व है। रीतियों से अभिप्राय क्या है? रीतियां मनुष्य की व्यक्तिगत आदत नहीं बल्कि समूह की आदत होती हैं। प्रत्येक समाज में हमारे कार्य करने के कुछ प्रचलित ढंग होते हैं। जैसे आप अपने दैनिक जीवन में प्रातः उठने के पश्चात रात में सोने तक अनेक तरह की रीतियों का करेंगे। हम जब अपने सामाजिक संबंधों का निर्वाह करते हैं तो कई सारी रीतियां हमारे धर्म के द्वारा, हमारी मान्यताओं के द्वारा हमारे व्यवहार में आती हैं। जैसे यदि बड़ों को सम्मान देना है, आदर देना है, तो उनके पैर छूना है। यह व्यक्तिगत आदत नहीं है बल्कि यह समूह की आदत है। यानी समूह के सदस्यों के द्वारा जो व्यवहार में एक रूपता दिखाई देती है और जो समूह की आदत बन जाती है, उसे ही समाजशास्त्र में रीति कहते हैं। और इस तरह रीतियां समाज का अनिवार्य तत्व है। ये आप कल्पना करिए कि हर एक व्यक्ति का अलग व्यवहार हो तो हम उसका क्या अर्थ लेंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि समूह के व्यवहार में एक रूपता हो और यह एक रूपता जन रीतियों से आती है। इसलिए समाज का अनिवार्य तत्व जो है, पहला तत्व, जैसा कि मैकाइवर और पेज की परिभाषा में आपने देखा, तो रीतियां समाज का पहला तत्व है। आगे कार्यप्रणालियां। कार्यप्रणालियां यानी समाज में कार्य करने के स्थापित मानदंड। प्रत्येक आवश्यकता के हिसाब से समाज में हम देखते हैं कि अनेक संस्थाएं हैं। जैसे आप महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं और परीक्षा देते हैं। क्या आप निर्धारित तिथियों को अपने मन से परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से हमारे समाज में कार्य का सुनिश्चित ढंग होता है और यह सभी समाजों के नियमों के हिसाब से पृथक पृथक हो सकता है, लेकिन कार्य प्रणालियां समाज की सुस्थापित कार्य के ढंग हैं। यानी समाज में उन्हीं के अनुसार व्यक्ति को नियमों का पालन करना होता है। जैसे परंपरागत भारतीय समाज में आप जानते हैं कि विवाह के भी निश्चित नियम हैं। इन नियमों का पालन जाति के आधार पर समाज में किया जाता रहा है, तो इसे ही हम कार्य प्रणाली के रूप में समझ सकते हैं। इसके बाद तीसरा तत्व जो परिभाषा में आप देख रहे हैं वह है अधिकार। समाज में रहते हुए व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यदि अधिकार नहीं है तो समाज बनना मुश्किल है। जैसे यदि आप कल्पना करिए, परिवार में पिता को जो अधिकार हैं उससे वह अपने बच्चों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। आज्ञा पालन का जो ढंग है वह क्यों पैदा होता है? क्योंकि समाज में अधिकारों की व्यवस्था है। हम अपने जीवन के विकास में, व्यक्तित्व के विकास में भी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। यदि अधिकार नहीं होंगे तो समाज तैयार कैसे होगा? अगला तत्व है पारस्परिक सहयोग। मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में यह लिखा है कि समाज प्राप्त किया गया सहयोग है। यानी सहयोग के बिना किसी भी समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। परिवार समाज की छोटी इकाई है, लेकिन आप देखिए परिवार में हम किस तरह परस्पर सहयोग देते हैं और उससे हमारा
जीवन सुचारू रूप से चलता है। ठीक इसी तरह से समाज में अनेक संस्थाएं, समूह, विभाग होते हैं। इन सब में सहयोग एक महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व है। इसके अलावा समाज एक एकाकी ऐसा खंड व्यवस्था नहीं है, बल्कि उसके अंतर्गत अनेक समूह होते हैं और उन समूहों के भी अलग अलग विभाग होते हैं, जिससे कि हम समाज के व्यक्तियों के जो अलग अलग उद्देश्य हैं इनको पूरा कर सकें। तो समूह, वैसे मनुष्य एक सामूहिक प्राणी है। समूह में रहकर ही उसकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं और समूह में ही वह अंतःक्रियात्मक संबंधों के माध्यम से सामाजिक संबंध तैयार करता है। इस तरह से समूह समाज का आवश्यक तत्व है। इसके अलावा मैकाइवर और पेज ने जो अगले तत्व में उल्लिखित किए हैं वे हैं स्वतंत्रता और नियंत्रण। स्वतंत्रता यानी हमें अपने कार्य को निर्बाध रूप से पूरा करने की आजादी यदि नहीं होगी तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित हो जाएंगे। तो स्वतंत्रता व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है, लेकिन यदि स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाती है तो समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी नियमानुसार काम करने के लिए रीतियों, कार्यप्रणालियों के हिसाब से चलना बहुत आवश्यक है और इसमें रहकर स्वतंत्रता के अनुसार अपने कार्य को करना समाज में व्यक्ति के लिए आवश्यक है। मनुष्य समाज में इसलिए मनुष्य है क्योंकि उसके ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था है। यूं मनुष्य की असीमित इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन उनको पूरा करने का जो ढंग है वह समाज की संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो नियंत्रण समाज की स्थापित कार्यप्रणालियां हैं। एक तो वह जो हमारे व्यवहार पर प्रथाओं, रीति रिवाजों, धर्म के माध्यम से अनौपचारिक तरीके से व्यवहार को नियंत्रित करती हैं और दूसरी तरफ हमारे व्यवहार के बाह्य नियंत्रण के अभिकरण भी समाज में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पुलिस, न्यायालय, कानून की प्रक्रिया। तो इस तरह से समाज को बनाए रखने के लिए नियंत्रण की प्रविधियां भी बहुत अनिवार्य हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस 3 पंक्ति की परिभाषा के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया कि यदि हम परिभाषा को तोड़कर समझने का प्रयास करते हैं तो वह उसका विश्लेषण उस पूरी अवधारणा को समझने का आधार बन जाता है। जैसे समाज के तत्व यदि प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है? मैकाइवर और पेज की द्वारा दी गई 3 पंक्तियां याद करना है। उन 3 पंक्तियों में जो शब्द दिए गए हैं इनको क्रमशः आप अगर तोड़कर लिखेंगे तो वह समाज के तत्व कहलाएंगे। लेकिन यदि आप इनको जोड़ दें तो परिभाषा बन जाएगी। यानी परिभाषा याद करना भी सरल है और उस परिभाषा के माध्यम से उत्तर को ठीक से प्रस्तुत करना भी सरल है। आगे हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि समाज की विशेषताएं क्या हैं। अभी हमने समझा समाज का सामान्य अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके तत्व, और अब हम समझेंगे कि समाज की विशेषताएं कौन-कौन सी हैं। जैसा कि परिभाषा में यह दर्शाया गया था अंतिम पंक्ति में कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। विद्यार्थियों, चित्रों के माध्यम से भी हमने देखा कि हमारे जीवन की अनेक आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति स्वयं अपने आप में सक्षम नहीं है, बल्कि वह दूसरों पर निर्भर होगा और जब बार-बार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को अंतःक्रियात्मक संबंधों के आधार पर दोहराएगा तो संबंधों का एक जाल तैयार होगा। हम देखते हैं समाज में हमारे जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उतने तरह की समितियां, संस्थाएं, समूह, विभाग समाज में हैं और इनमें हम अपने अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करते हैं। जैसे आप अध्ययन हेतु
संस्था में आए, महाविद्यालय में आए हैं। यदि आपकी आर्थिक आवश्यकता है तो बाजार उसके लिए है। यदि आप विश्वास, धार्मिक परंपराओं, अनुष्ठान इत्यादि को करना है आपको, तो धार्मिक संस्थाएं मौजूद हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज में अनेक तरह के संस्थान हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से जुड़कर अपने उद्देश्य को पूरा करता है और इस तरह से समाज सामाजिक संबंधों का जाल बन जाता है। एक और समाजशास्त्री हैं र्यूटर, जिन्होंने कहा कि समाज अमूर्त है। अमूर्त क्यों? आप सोचेंगे कि अमूर्त यानी जो दिखाई नहीं देता, तो आप खुद महसूस करेंगे कि समाज चूंकि सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, तो संबंध दिखाई नहीं देते बल्कि संबंधों का निर्वाह किया जाता है। जैसे यदि आप कोई भी दो व्यक्ति एक साथ मौजूद हैं, तो उन्हें देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वे कौन हैं, लेकिन यदि उनके संबंधों का ढंग पता हो तो हम पता कर सकते हैं कि इनमें आपस में क्या संबंध होगा। तो संबंध निभाए जाते हैं, उनके निर्वाह का तरीका होता है। इसलिए समाज चूंकि सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, तो समाज को अमूर्त कहा जाएगा। यदि आपको वैकल्पिक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि समाज मूर्त है या अमूर्त, तो आप उसे अमूर्त में टिक लगाएंगे, क्योंकि सामाजिक संबंधों की व्यवस्था होने के कारण समाज अमूर्त है। विद्यार्थियों, यह हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के स्वभाव में दोनों तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, एक तो अनुकूलन करने वाली और एक विरोध करने वाली। तो समाज में भी दोनों तरह के गुण मौजूद होते हैं, यानी समाज में सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है। सहयोग प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष सहयोग का उदाहरण सीधा सा यह है कि हम परिवार में एक दूसरे सदस्य को प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान करते हैं। और अप्रत्यक्ष सहयोग यदि आप देखें तो जैसे आपने जितने विषय लिए हैं, यदि कोई एक शिक्षक अनुपस्थित होगा तो आपका पूरा पाठ्यक्रम प्रभावित होगा। यानी अलग अलग व्यक्ति अपने कार्यों को करके किसी एक लक्ष्य को पूरा करने में मददगार होते हैं, यानी अप्रत्यक्ष सहयोग भी समाज में पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग होता है। संघर्ष को भी हम इसी तरह से दो रूपों में देख सकते हैं। जब आप समाज में सांप्रदायिक दंगे, हड़ताल, इस तरह की कुछ और घटनाएं जब देखते हैं तो यह संघर्ष का प्रत्यक्ष स्वरूप है। लेकिन जितनी भी तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं या कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति जब अपने को दूसरे समूह को नीचा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अप्रत्यक्ष संघर्ष भी समाज में पैदा होता है। तो समाज में दोनों चीजें होती हैं, सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है। दोनों प्रक्रियाएं हैं, यह निरंतर चलती रहती हैं। इसके आगे जैसा कि आप देख रहे हैं, समाज में समानता और विभिन्नता होती है। समानता इस अर्थ में, क्योंकि हम जब सामाजिक संबंधों का निर्वाह करते हैं तो हमारे बीच समानता की एक चेतना होती है। यानी हम जो अर्थ लेते हैं संबंधों में, वही अर्थ सामने वाला व्यक्ति भी लेता है। तो हम समान रूप से यह महसूस करते हैं, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि समाज में समानता होती है। लेकिन समाज में विभिन्नता भी होती है, और विभिन्नता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको एक ही ढंग से पूरा नहीं किया जा सकता। यदि आप देखें तो समाज में कई तरह की भिन्नताएं देख सकते हैं। जैविक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, हमारी क्षमताओं में भिन्नता होती है, स्त्री पुरुष में भिन्नता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग संस्कृति में कार्य के अलग अलग ढंग हैं, तो सांस्कृतिक भिन्नता भी होती है। यदि क्षमताएं अलग ना हो तो श्रम विभाजन यानी कार्य का बंटवारा कैसे हो, और कार्य का बंटवारा ना हो तो हम किसी कार्य को पूरा कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से समाज में समानता और भिन्नता, विभिन्नता
दोनों ही होती हैं और इनके बगैर समाज चल भी नहीं सकता। प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है। मैंने जैसा पूर्व में कहा कि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, यानी जिसमें हम रहते हैं वह हमारा समाज है, लेकिन हम उसमें कैसे रहें यह हमारी संस्कृति है। तो संस्कृति कार्य का ढंग है, जीवन जीने का तरीका है। तो यदि समाज में संस्कृति नहीं होगी तो समाज का अस्तित्व कैसे कायम होगा, यह आप विचार कर सकते हैं। तो समाज की विशेषता है कि उसकी संस्कृति होती है। समाज का आधार अन्योन्याश्रितता है, एक दूसरे पर निर्भरता। आप कल्पना करिए, यदि कोई मरीज है और यदि डॉक्टर नहीं है तो क्या उसका इलाज हो सकता है? यदि कोई इंजीनियर ना हो, सिर्फ मजदूर हो, तो क्या निर्माण कार्य पूरा हो सकता है? ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि समाज में अन्योन्याश्रितता अनिवार्य अपरिहार्य है। समाज निरंतर परिवर्तनशील है, यह हम सभी जानते हैं। आप अपने परिवार में जो बुजुर्ग हों उनसे आप पूछकर देखिए कि उनके समय में समाज में किस तरह के खान पान, रीति रिवाज, परंपराओं का दौर था और अब आप क्या अंतर पाते। यदि आप पिछली पीढ़ी से अपने अनुभव, उनके अनुभव शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि समय क्रम में कितना बदलाव आया। यानी संस्कृति बदलने का जो तरीका है वह आप उनकी बातों से साझा कर सकते हैं और इस तरह से आपको समझ में आएगा कि जीवन में जो बदलाव परिलक्षित होता है वह निरंतर होता है। यानी कोई भी समाज जड़ या स्थिर नहीं है। समाज चूंकि व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ आगे बढ़ता है और आवश्यकता पूर्ति का जब ढंग बदलता है तो समाज बदल जाता है। समाज को बदलने के कई आधार हो सकते हैं, लेकिन हम यह स्वीकार करते हैं, जैसा कि विशेषताओं से स्पष्ट है, कि समाज निरंतर परिवर्तनशील है। तो अभी हमने समझा समाज का अर्थ, उसकी तत्व और उसकी विशेषताएं। आगे हम बात करते हैं संस्कृति की। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि संस्कृति यानी जीने का ढंग। क्या खाना खाएं, कैसे खाएं, कैसे बात करें, पहनावा क्या हो, हमारे रीति रिवाज परंपराओं में हम किन आदतों को दोहराएं, इत्यादि वे सारी चीजें जो हमारे चारों ओर हैं वे सब हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। जैसे आप भारतीय संस्कृति के कुछ उदाहरण चित्र में देख रहे होंगे। आप यह विचार करिए कि संस्कृति का निर्माण क्यों हुआ। झुंड में तो जानवर भी रहते हैं, समूह तो उनका भी होता है, लेकिन संस्कृति सिर्फ मनुष्य की है। तो मनुष्य संस्कृति का निर्माता क्यों है? यदि हम इस पर विचार करें तो समाजशास्त्रियों ने, मानव शास्त्रियों ने कुछ आधार निर्धारित किए हैं, बतलाए हैं, खोजे हैं, जिनसे कि यह प्रमाणित होता है कि मनुष्य और सिर्फ मनुष्य ही संस्कृति का निर्माता है। जैसे संस्कृति में वे सारी चीजें आगे हम समझेंगे शामिल होती हैं जिनका हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्माण करते हैं या जो हमें प्रभावित करती हैं, तो उनसे अनुकूलन करना। क्यों हम ऐसा कर पाए, उसके प्राकृतिक तौर पर प्रदत्त जो हमें उपहार मिले हैं मनुष्य को, वे हैं सीधे खड़े हो सकने की क्षमता। यानी यदि व्यक्ति सीधा खड़ा होता है तो वह बहुत सारे कार्यों को संपादित कर सकता है। जानवरों में यह सुविधा उन्हें प्रकृति ने नहीं दी। लचीला अंगूठा, फ्लेक्सिबल थंब। अंगूठा लचीला होना कितना जरूरी है? अगर आप अभी अपनी
कॉपी में कुछ लिख रहे होंगे तो आपका ध्यान इस तरफ जरूर जाएगा। यदि आप कुछ चित्र बनाते हैं, और आपने बचपन में एक कहानी भी सुनी होगी एकलव्य की, कि उनसे गुरु दक्षिणा में क्या मांगा गया था? अंगूठा। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा से उनको हटाने का एक कहानी का जो सार है वह निकलता है। यानी अंगूठा यदि नहीं है तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, आप खुद सोच सकते हैं। और यदि अंगूठा है तो वो क्या क्या कर सकता है, आप अपने अंगूठे का प्रयोग करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो संस्कृति के जितने भी निर्माण कार्य हैं उनमें इसकी भूमिका आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारे हाथ हैं ये हम स्वतंत्रता पूर्वक घुमा सकते हैं। मशीनों पे काम करना, चलाना, बॉल फेंकना, मैदान में देखिए आप, सब कुछ करने की जो क्षमता है हमारी, हाथ चूंकि हम घुमा सकते हैं, चला सकते हैं, इसलिए ही तो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो तीक्ष्ण दृष्टि है, हम तीनों तरफ एक साथ देख सकते हैं। दृष्टि से अवलोकन करने की क्षमता, अवलोकन जैसा कि आप जानते हैं विज्ञान, कोई भी विज्ञान अवलोकन के बिना विज्ञान नहीं बन सकता, तो यह क्षमता हमें दृष्टि से मिली। इसके अलावा हमारा जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में कई सारी चीजें स्टोर हो सकती हैं। आप अपनी बचपन की स्मृतियों को भी 1 मिनट में याद करके देखिए। जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं उसको आप उसका संधारण कर सकते हैं। तो मस्तिष्क जो है वह मनुष्य को प्रकृति प्रदत्त उपहार है, और हम अपनी बात संप्रेषित कर सकते हैं, प्रभावी संचार स्थापित कर सकते हैं। यह सब मनुष्य को प्रकृति ने प्रदान किया। तो प्रकृति के इस उपहार के कारण ही हम वह सब कर पाए जो संस्कृति में शामिल है। मनुष्य ने संस्कृति का जब निर्माण किया होगा तो क्या उसके आधार रहे होंगे, यदि हम इस पर विचार करें। क्योंकि जब मनुष्य प्रारंभिक जीवन की हम बात करते हैं, आदिम मनुष्य की, तो उस समय ना तो किसी तरह की संस्था थी, ना किसी तरह की कोई ऐसे वस्तुएं थी जो उसके जीवन को सरल बनाए। तो फिर कैसे संस्कृति निर्मित हुई होगी? उसे प्रकृति ने उपहार तो दिए, लेकिन फिर उन उपहारों से उसने क्या किया होगा? यदि हम इस पर विचार करें तो हम इसको 3 आधारों पर समझ सकते हैं। प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे ने अपनी पुस्तक मानव और संस्कृति में इस तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। मानव और मानव के बीच में जब आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संबंध स्थापित हुए तो सामाजिक संबंधों की श्रृंखला तैयार हुई। आगे चलकर हम देखते हैं विवाह, परिवार जैसी संस्थाएं बनी। मानव ने पर्यावरण से अनुकूलन करना शुरू किया, तो अनुकूलन करने के साथ ही हम देखते हैं उसे सुरक्षा चाहिए थी तो मकान, शरीर की सुरक्षा चाहिए थी तो वस्त्र। जितनी भी तरह की आवश्यकताएं हम अपने चारों ओर के वातावरण से अनुकूलन करके प्राप्त कर सके, वह सारा ढंग संस्कृति का हिस्सा बन गया। अदृश्य शक्तियां, इनमें विश्वास समाज को बांधे रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक तत्व है। विश्वासों की व्यवस्था समाज में नियंत्रण भी पैदा करती है और एक रूपता भी। अदृश्य शक्तियां यानी मानव अपने से परे जो अधिभौतिक शक्तियां हैं उनमें विश्वास करने लगा, और जो दैवीय शक्तियां जिन्हें उसने नियंत्रित कर लिया वह तो जादू कहलाई, लेकिन वह जिनसे स्वयं नियंत्रित होने लगा वह धर्म कहलाई, यानी देवी देवता, जिनसे मनुष्य भय मिश्रित श्रद्धा जिनके प्रति पैदा करता है। आप सभी जानते हैं कि धर्म में पाप पुण्य जैसे विश्वास हैं। क्या पालन करें, कैसे पालन करें, इन चीजों को, धार्मिक विश्वासों को हम अपने जीवन में अपनाते हैं।
और जिन चीजों को मनुष्य ने नियंत्रित कर लिया वे जादू कहलाएं, यानी उनके परिणाम भी समाज में वह करके साबित कर सकता है, तो जादुई क्रियाएं हुई। और अब यदि हम समकालीन समाज में देखें तो हम तार्किक रूप से जिन चीजों को प्रयोग सिद्ध आधार पर प्रमाणित कर देते हैं तो विज्ञान का, लेकिन धर्म, जादू यह समाज की संस्कृति के हिस्से रहे हैं, और यह इसलिए क्योंकि मनुष्य उन अदृश्य शक्तियों से प्रभावित हुआ या उन्हें प्रभावित किया। तो हम देखते हैं कि आदि मानव किस तरह से समाज में आगे संस्कृति का निर्माण करने में क्रमशः समाज के परिवर्तन के साथ आगे बढ़ा, और जब नई पीढ़ी आती गई, नया युग आता गया, नए व्यक्ति आते गए, तो संस्कृति में समय समय पर बदलाव होता गया। जैसा कि हमने पहले समाज की परिभाषा को समझा और उसे तोड़कर उसके तत्वों को याद किया था या समझने का प्रयास किया था, वैसे ही अब हम संस्कृति की परिभाषा पर आते हैं। टाइलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में एक परिभाषा दी है कि संस्कृति एक जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, मूल्य, नैतिकता, कानून, प्रथा और इसके साथ उन क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें कोई मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते ग्रहण करता है। विद्यार्थियों, इस परिभाषा को आप ध्यान से देखिए। इसे यदि हम तोड़ते हैं तो इस परिभाषा को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहली बात तो संस्कृति एक जटिल समग्रता है, यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाई हुई कोई कृति, कोई एक विचार संस्कृति नहीं हो सकता। संस्कृति बहुत जटिल है। दूसरा हिस्सा परिभाषा का हमें बताता है कि उसमें क्या शामिल है। उसमें वह सब शामिल है जिसको हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, हमारी क्षमताओं में जो है। जैसे हम देखते हैं हमारा जो ज्ञान है, विश्वासों की व्यवस्था है, कला जिसको हम अपने द्वारा अंजाम देते हैं, धरोहर के रूप में हम संस्कृति में पाते हैं पुरानी पीढ़ी की कला, हमारे मूल्य यानी समाज में क्या करना चाहिए, क्या समाज के लक्ष्य होना चाहिए, नैतिकता, कानून, प्रथाएं और वे सारी क्षमताएं, आदतें, लेकिन कब? जब हम किसी समाज का सदस्य हों। समाज के तत्व में जब पहले तत्व की बात कर रहे थे, रीति की, तब हमने आपसे कहा था कि यदि हमें बड़ों को सम्मान देना है तो पैर छुएंगे, नमस्ते करना, हाथ मिलाना वगैरह वगैरह, इन आदतों से हम परिचित हैं। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं अफ्रीका की एक मसाई जनजाति है, उसमें एक दूसरे से मिलने पर स्वागत का ढंग बड़ा निराला है। एक दूसरे के मुंह पर थूक देना। आप कल्पना करिए इस तरह की रीति को हम अपने समाज में अभद्र व्यवहार मानेंगे। उदाहरण से मेरा अभिप्राय यह है कि जब हम किसी समाज के सदस्य होते हैं तो उस समाज की सदस्यता के साथ वहां की जो प्रथाएं, परंपराएं हैं, विश्वास हैं, मूल्य हैं, वे सब हमारी संस्कृति होती हैं। यानी भारतीय संस्कृति का जो चित्र मैंने प्रस्तुत किया था, तो वो सारी चीजें भारत की संस्कृति में शामिल हैं। हम उनका अर्थ लेते हैं, उनको समझते हैं, अनुभव करते हैं और हमारे आचरण में लेते हैं। तो संस्कृति जटिल है, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। वे क्या हैं? परिभाषा से आपने समझा, और वे तब हमारी संस्कृति का हिस्सा होंगी जब हम उस समाज के सदस्य होंगे। परिभाषा को समझने के बाद हम समझते हैं संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं। संस्कृति यानी कार्य का ढंग, सीखा हुआ व्यवहार। सीखा हुआ व्यवहार यानी कुछ मानव शास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने अपने अध्ययन में पाया
कि मनुष्य के बच्चे कुछ समय बाद जंगल में मिले। उन बच्चों को समाज में वापस लाया गया, उन्हें उस पर्यावरण में रखा गया, लेकिन इसके बाद भी वे किसी तरह के सामाजिक आदतों या कार्य को करने में सक्षम नहीं थे। क्यों? इसलिए क्योंकि सीख की प्रक्रिया उनमें घटित नहीं हुई थी। इससे प्रमाणित होता है कि संस्कृति समाज में व्यक्ति का सीखा जाने वाला व्यवहार है। जन्म लेने के बाद जैसे जैसे हमारा विकास होता है, परिवार में हम उन सारी चीजों को सीखते हैं जो हमारे जीवन में व्यवहार निभाने के, संबंधों का निर्वाह करने के ढंग होते हैं। क्या उचित है, क्या अनुचित है, कैसे किसी कार्य को करना है, यह ढंग धीरे धीरे हम जीवन में सीखते हैं और समाजीकरण की यह प्रक्रिया दरअसल संस्कृति का सीखा हुआ व्यवहार ही है। संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण होता है। एक पीढ़ी अपने अनुभवों को अगली पीढ़ी को सौंपती है। चूंकि सीखना मानव स्वभाव का हिस्सा है, अगर आप किसी कुम्हार को उसकी चाक पे मिट्टी का घड़ा बनाते देखें, बर्तन बनाते देखें, आप देखिए उसके बच्चे को वह अलग से सिखाएगा नहीं, बल्कि जब वह बड़ा होगा तो वह भी उस कार्य को आसानी से कर सकता है। यानी एक पीढ़ी अपने अनुभवों को दूसरी पीढ़ी को देती है और इस तरह से हम देखते हैं कि संस्कृति में व्यवहार का ढंग हस्तांतरित होता रहता है। संस्कृति आदर्शात्मक है। आपने अपने पाठ्यक्रम में मूल्य और आदर्श नियम भी पढ़ा होगा। मूल्य यानी समाज के वांछित लक्ष्य और आदर्श मतलब उनको कैसे प्राप्त किया जाए, इसका ढंग। जनरीति, प्रथा, परंपरा, कानून, लोकाचार, नैतिकता, यह सब आदर्श का गुच्छ है, यानी आदर्श प्रतिमानों का गुच्छा है। संस्कृति इनका समग्र है, यानी संस्कृति में वे सारी चीजें, जैसा कि हमने टाइलर की परिभाषा में सीखा था कि वे सारी चीजें शामिल होती हैं जिन्हें कि कोई मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते ग्रहण करता है, और वो सारी परंपराएं, प्रथाएं, रीतियां, नैतिकता, आदर्शात्मक मानदंड समाज में होते हैं और यह संस्कृति की विशेषता को परिलक्षित करते हैं। संस्कृति में सामाजिकता का गुण होता है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि व्यक्ति की आदत, व्यक्ति का एक किसी का ढंग सामाजिक नहीं होता, बल्कि संस्कृति जो है वह समाज में व्यक्तियों के ऊपर एक समान प्रभाव डालती है और इस तरह से समाज में कार्य करने के ढंग में एक रूपता आती है। तो संस्कृति सामाजिक होती है। संस्कृति में आवश्यकताओं की पूर्ति का ढंग होता है। हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं, जैसे प्रारंभ में मैंने कहा कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी, इनका एक एक सांस्कृतिक पक्ष तैयार हुआ। भूख लगी है, यह आवश्यकता है, तो भोजन का तरीका, भोजन बनाने का ढंग, भोजन में क्या शामिल किया जाए, यह संस्कृति है। आराम, सुरक्षा, तो मकान, निवास स्थान, तो जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं, इनका एक ढंग है, यह संस्कृति निर्धारित करती है। इसके अलावा संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी। टुंड्रा निवासी एस्किमो अपने वृद्ध माता पिता को मार डालते हैं, और भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं कि माता पिता का श्राद्ध तर्पण उनके मरने के बाद भी किया जाता है। यानी देखिए, संस्कृति में अंतर देखिए। अब आप सोचेंगे कि टुंड्रा निवासी ऐसा क्यों करते हैं, तो चूंकि प्राकृतिक पर्यावरण में मौजूदा जो समस्याएं हैं
बर्फ से ढके होते हैं उनके मकान। ऐसे में जीवन बहुत कठिन होता है। तो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। हर्शकोविट्ज ने जब यह बताया तो उसके अनुसार यदि हम एक उदाहरण के रूप में इसे समझने का प्रयास करें तो यह उनके पर्यावरण से अनुकूलन करने की एक रीति है, जबकि हमारे समाज में, संस्कृति में यह रीति नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जीवन प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके सरल है। संस्कृति में निरंतरता होती है। निरंतरता यानी हमारी जो भी व्यवहार के प्रतिमान हैं, स्वीकृत कार्यप्रणालियां हैं, ढंग हैं, वे निरंतर समाज को गति देती हैं। और उदाहरण के माध्यम से तो आपने समझा ही कि संस्कृति में भिन्नता होती है। हर एक समाज का पर्यावरण अलग होगा, लोगों का जीने का ढंग भी अलग होगा, इसलिए संस्कृति में भिन्नता दिखाई देगी। हमारे ही देश में, समाज में आप देखिए, जनजातियों की अलग संस्कृति है, ग्रामीण समाज की अलग संस्कृति है और नगरीय जीवन शैली में भी भिन्नता दिखाई देती है। तो संस्कृति में भिन्नता स्वाभाविक है, क्योंकि यह आवश्यकताओं की पूर्ति का ढंग सुनिश्चित करती है। तो आवश्यकताओं का ढंग बदलेगा तो संस्कृति में भी बदलाव होगा ही। संस्कृति की अवधारणा को व्यापक रूप से समझने के लिए उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं ही अपने आप में पूर्ण नहीं है, बल्कि हमें और भी कुछ जानना चाहिए, जैसे संस्कृति के कितने आयाम हैं। तो समाजशास्त्रियों ने, मानवशास्त्रियों ने मोटे तौर पर 3 आधार बतलाए हैं: संज्ञानात्मक, आदर्शात्मक और भौतिक। संज्ञानात्मक, आपके सामने यदि कोई कार्टून है तो आप उसको देख के उसका एक अर्थ निकाल लेते हैं। दरअसल किसी प्रतीक को समझकर उसके बारे में भाव प्रकट करना संज्ञान है। पढ़े लिखे लोगों के लिए किताबों में, चित्रों में समझने के लिए विस्तृत आधार भी मौजूद होते हैं, लेकिन जो समाज निरक्षर हैं, उनमें दंत कथाएं, किंवदंतियां संज्ञान का आधार होते हैं। एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं इस बात की पुष्टि करना चाहूंगी। जातक कथाओं में बचपन में मैंने पढ़ा था कि हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव की संस्कृति है, अतिथि सत्कार की। तो जातक कथा में था कि एक वृक्ष के नीचे कोई राहगीर रुका, उसने अपना भोजन तैयार किया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। तो ऊपर बैठे पक्षी यह समझ रहे थे। अब आप कहेंगे पक्षियों की संस्कृति तो नहीं होती, लेकिन किंवदंती में इस तरह से हमारे मूल्यों को समझाने का प्रयास किया गया। तो पक्षी स्वयं अग्नि में गिर के और अपने जीवन का दान देके उस राहगीर के भोज्य सामग्री बनता है और उसका पेट भरता है। कहानी के पीछे आशय यह था कि हमारे यहाँ जो अतिथि आया है उसका हमें सत्कार करना है। तो जो अशिक्षित समाज है वह कई तरह की कहानियों और इस तरह से जो बताई गई बातें हैं, इनसे संज्ञान प्राप्त करता है। तो संस्कृति में संज्ञानात्मक पक्ष उसका एक महत्वपूर्ण आयाम है। दूसरा पक्ष है आदर्शात्मक। संस्कृति को समझते हुए हमने इसकी व्यापक चर्चा की। आदर्शात्मक यानी क्या वांछित है, इसको करने का ढंग, प्रथाएं, मान्यताएं, लोकाचार, रीतियां, यह सब संस्कृति का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसे हम आदर्शात्मक पक्ष भी कह सकते हैं। और संस्कृति का एक और आयाम है, वह है भौतिक, जिसे कि आप सभ्यता के रूप में समझ सकते हैं। हमारा जितना भी विकास हुआ, विकास मतलब भौतिक साधन संसाधन जुड़े, आगे हमारे उपयोग में शामिल होते गए, होते जा रहे हैं और निरंतर मनुष्य नए नए क्षितिज पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, नए आविष्कार हो रहे हैं, नवाचारों का प्रयोग हो रहा है। तो भौतिक
पक्ष संस्कृति का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसी के आधार पर हम संस्कृति के दो स्वरूप समझ सकते हैं, एक भौतिक संस्कृति और एक अभौतिक संस्कृति, जिसका तेजी से विकास हो सकता है। जैसे यदि हमें जल्दी जाना है तो आदिम मनुष्य के पास दौड़ के जाना, बैलगाड़ी, कुछ इस तरह की चीजें थीं। लेकिन देखिए धीरे धीरे कितना विकास हुआ कि हम मिनटों में हवाई यात्रा के माध्यम से कहीं पहुंच सकते हैं, रेल के माध्यम से पहुंच सकते हैं, बस से पहुंच सकते हैं, कितनी सारी चीजें बढ़ी। जब महिलाएं घरों में काम करती थीं तो सीमित संसाधन होते थे। अब कामकाजी महिला को कार्य करने के लिए कितने सारे उपकरण बनते जा रहे हैं, जिनसे वह सीमित समय में बहुत सारे दायित्व निभा सकती है, घर के कामकाज कर सकती है। तो कई तरह के उपकरण, वस्तुएं, वे सारे साधन जिनसे मनुष्य ने अपने जीवन को आरामदायक बनाने की सहूलियतें पैदा की। ऐसे सारे चीजें जिनको हम देख सकते हैं, वे विकास का आधार रही हैं, उसे हम भौतिक संस्कृति कहेंगे। लेकिन अभौतिक संस्कृति यानी हमारा ज्ञान जो हमारे अंदर है, जिसे हम प्राप्त कर रहे हैं, विश्वास जो हमारे अंदर है, मान्यताएं, परंपराएं जिनका हम निर्वाह कर रहे हैं, वे सब अभौतिक संस्कृति हैं। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगी जनजातीय जीवन से। जनजातियों में, एक होपी जनजाति में निश्चित समय में पर्वत पर चढ़कर पत्थरों को नीचे गिराया जाता है और यह विश्वास है कि उनकी टकराहट से स्वर्ग में बैठा देवता सुन लेगा और बारिश ला देगा। ये विश्वास उनका है जिसके लिए वो एक, दरअसल यह सामूहिक जीवन को एक साथ जीने का एक ढंग है और बारिश होना तो एक प्राकृतिक कार्य है। लेकिन उनका विश्वास जो उनके आचरण में परिलक्षित होता है, यह अभौतिक संस्कृति का हिस्सा है। तो वे सारे विचार, मान्यताएं, विश्वास के ढंग जिनसे कि हम अपने जीवन को एक दिशा देते हैं, अभौतिक संस्कृति है। लेकिन वे सारी चीजें जिनसे कि हम अपने जीवन को आरामदायक बनाते हैं, वस्तुएं, उपकरण, वे सब भौतिक संस्कृति हैं। तो भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है, पर हम आसानी से विश्वास जल्दी नहीं बदलते, इसलिए थोड़ा पीछे रह जाते हैं। इनमें असंतुलन होता है। इसके ऊपर आगे की कक्षाओं में आप और भी सारी प्रक्रियाएं पढ़ेंगे, सांस्कृतिक विलंबना जैसे सिद्धांत को समझेंगे। मैकाइवर ने कहा कि संस्कृति का भौतिक पक्ष सभ्यता है। तो सभ्यता, हम देख रहे हैं कि दुनिया में विकसित देश कितना आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने संसाधन जुटा लिए हैं। और जो देश बहुत पीछे है, वहां अभी भी परंपराएं ज्यादा प्रभावी हैं। तो आज के व्याख्यान में हमने समझा समाज का अर्थ और संस्कृति का अर्थ। विद्यार्थियों, समाज संस्कृति के बिना संभव नहीं है और संस्कृति भी किसी समाज के सदस्यों के बीच ही होती है। तो संस्कृति और समाज परस्पर संबंधित हैं। इसलिए मैंने आपकी पाठ्यक्रम में द्वितीय इकाई से अलग अलग जो अवधारणाएं दी गई हैं, उनमें से 2 अवधारणाओं को चुना। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अब आप इस विषय में जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमसे संवाद स्थापित करना चाहते हैं, तो आमंत्रित हैं। किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो? हेलो 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 जी मैम, मैं शासकीय महाविद्यालय पवई से बोल रहा हूँ।
हाँ जी। तो आपने बताया जैसा कि मनुष्य ही संस्कृति का निर्माता है, बिल्कुल तो ठीक है। आपने एक पॉइंट बताया प्रभावी संप्रेषण। तो मैं प्रभावी संप्रेषण जानना चाहता हूं कि ये आखिर प्रभावी संप्रेषण कहलाता क्या है। देखिए, दरअसल जो 5 आधार हैं वह समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों ने सुझाए हैं। प्रभावी संप्रेषण का मतलब यह है कि मनुष्य हाव भाव से, प्रतीकों से और भाषा से अपनी बात रख सकता है, और यह किसी भी व्यक्ति के लिए संबंध स्थापित करने का आधार हो सकता है। यही प्रभावी संप्रेषण से मेरा अभिप्राय था, क्योंकि भाषा या शब्द एक में नहीं बने, ये भी धीरे धीरे आगे बढ़े। नातेदारी का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले तो कुछ शब्द ही हुआ करते थे जो बहुत सारे संबंधियों के लिए होते थे। धीरे 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 हमारी भाषा आगे बढ़ी, लेकिन प्रतीक, हाव भाव और भाषा यह हमारे बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करने का आधार बना। इसलिए मैंने उसे इसमें सम्मिलित करके समझाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न। मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूँ। बताइए। आपने बताया था कि प्राचीन समय में जब आदि मानव हुआ करते थे, उस समय में मानव में संबंध कैसे हुए, ये संबंध किस प्रकार बने, जरा इसके बारे में इस पर आप प्रकाश डाल के बताइए। देखिए, संस्कृति में जब हम उद्विकास के बारे में समझने का प्रयास करते हैं तो किसी भी संस्था का प्रारंभिक रूप क्या था और वह कैसे आगे बढ़ी, इसके बारे में स्पष्ट रूप से मानव शास्त्रियों ने उल्लेख किया है। पहले जैसे रॉबर्ट रिफाल्ट की किताब है द वंडर, उसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो माँ और बच्चे के बीच में संबंध हुआ, लेकिन आगे जीवन में जब सुरक्षा और व्यवस्थित जीवन की आवश्यकता थी तो और दूसरे संबंधों को स्वीकार करने का ढंग सुनिश्चित हुआ। हम देखते हैं कि परिवार और विवाह जैसी संस्थाएं जिस रूप में आज हमारे बीच हैं, इस रूप में आदि मानव में नहीं थी, लेकिन परस्पर आवश्यकता पूरी करने का जो ढंग था, जब वह समूह की आदत बन गया तो सामाजिक संबंध मानव और मानव के बीच में निर्मित होते गए। और अंतिम प्रश्न कोई और पूछना चाहेगा? हेलो 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 हेलो। हाँ, बोलिए, प्रश्न पूछिए। हेलो मैम। सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। हाँ, हेलो, पूछिए। मैम, मैं नर्मदा महाविद्यालय से बोल रही हूँ। आप माइक पास में रखिए, थोड़ा आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। हेलो मैम, मैं नर्मदा महाविद्यालय से बोल रही हूँ। हाँ जी, बताइए। मेरा सवाल ये है कि अभौतिक संस्कृति हमारे मानव जीवन को कितना प्रभावित करती है? अभौतिक संस्कृति हमारे मानव जीवन को कितना प्रभावित करती है? अभौतिक संस्कृति मानव जीवन को कैसे प्रभावित करती है? परिवार में बहुत सारी रीतियों का आचरण में प्रयोग करते होंगे। आप बताइए, यदि हमें सम्मान देना है तो सम्मान का भाव अभौतिक संस्कृति है। यदि आप अपने बड़ों को सम्मान नहीं देंगे तो आपके प्रति जो दूसरों का व्यवहार है वह कैसा होगा? उपेक्षित होगा। ठीक है, यह एक छोटी सी बात है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हमें समूह में रहना है तो समूह की एकरूपता के लिए हमें उन सारे विश्वासों, परंपराओं का, रीतियों का अपने आचरण में लाना अनिवार्य होता है, जो समूह में परस्पर संबंध निर्वाह करने के लिए आवश्यक होती हैं। एकला चलो रे करके समाज नहीं तैयार हो सकता। समाज हमें, माने मनुष्य एक समूह प्राणी है, तो हमारी आवश्यकता या पूरा करना तभी संभव होगा जब हम उन विश्वासों को, उन तरीकों को, मान्यताओं को मानेंगे जो समूह की आदत में शामिल होते हैं। इसलिए
अभौतिक संस्कृति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और वह समाज के आधार के लिए बहुत अनिवार्य है। विकास तो क्रमिक हुआ है, लेकिन अभौतिक संस्कृति तो प्रारंभ से अनवरत रूप से आगे बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि बहुत सी परंपराएं जो हमारे तर्कों में शामिल नहीं है, हम तर्क से उनका आधार पता करना भी नहीं चाहते कि वह क्यों समाज में है, फिर भी हम उनका पालन करते हैं। थैंक यू मैम। ओके, हेलो, आज की कक्षा, हाँ जल्दी से पूछिए, समय समाप्त होने को है। किसी को कुछ हेलो? पूछना है तो हाँ पूछिए, 2 मिनट में जल्दी से बात खत्म करिए। अगर कोई प्रश्न है तो बहुत जल्दी, क्योंकि अगली कक्षा मैम हेलो मैम, मैं शासकीय महाविद्यालय पवई से एक प्रश्न फिर से पूछने की इच्छा रखता हूँ। हाँ पूछिए। आपने एक वो बताया अनुकूलन क्या होता है मैम? पर्यावरण से अनुकूलन करना। जी, यदि हाँ, हमें आपको गर्मी लग रही होगी वहां अपने कक्ष में, तो आप पंखे की बटन दबाएंगे कि नहीं? पंखा चालू करेंगे ना, क्योंकि आपको गर्मी से मुक्ति चाहिए। तो ऐसे ही हमें अपने चारों ओर के वातावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या करना है, यह संस्कृति है। तो इसके लिए हमने भौतिक संस्कृति में बहुत सारी चीजें, उपकरण बनाए और बहुत सारी प्रथाएं भी समाज में इस तरीके से बनी। यदि मान लीजिए लिंग अनुपात में अंतर है तो विवाह की प्रथा में अंतर होगा। यह बहुत बड़ा विषय है जिस पे हम कई देर तक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अनुकूलन का अभिप्राय यह है कि हमारे चारों ओर जो है उसमें हम अपने को कैसे अनुकूलित करें। आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।